हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदित्य द ड्रीमर। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि जो पेपर हुए हैं वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के, उनसे आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है। देखिए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। करंट ठीक आई है और ज़्यादातर करंट हमने जो कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ उसमें से ही आई है। ठीक है, उसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, बस मल्टीपल रीज़न करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जो आपका पेपर आया है, जैसे बहुत सारे मतलब मैंने पूछा है तो पता चला है कि जो उन्होंने जीएस का पोर्शन रखा है वो भी एनसीईआरटी से रिलेट करके रखा है। ठीक है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने अपने जो मॉक टेस्ट है इनके अंदर थोड़ा चेंज किया है। अब मैंने भी अपनी जो मॉक्स हैं इसमें जो जीएस पोर्शन लेके आया हूँ मैं ज़्यादातर, वो एनसीईआरटी से रिलेट करके लाया हूँ। जो एनसीईआरटी का जीएस पोर्शन है वही अब आपको यहाँ मिलेगा और उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बेसिकली अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पे आपका एग्जाम आ रहा है। कुछ पोर्शन हमें लग रहा था कि आखिर एक दो पेपर हो जाए तब हमें अभी ये समझ में आएगा कि अभी पैटर्न में कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ है। तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं, ज़्यादातर एनसीईआरटी फोकस्ड है, प्लस उन्होंने करंट और जीएस भी इसमें फोकस कर दिया है अभी। तो इसी के लिए आज से हम इसी तरीके से प्रिपरेशन जो है वो भी उनको भी इंक्लूड करेंगे जो क्वेश्चन वहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया हो जाए कि अब किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये आपका लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन है। तो किसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन में आपका पूछा गया है ब्लू कलर, रेड कलर, ऑरेंज या इंडिगो, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। आप अपना पॉज करके आंसर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और मेरा आंसर जो होगा वो इंडिगो है। ठीक है, 1 सेकेंड। इंडिगो कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर इसको एक छोटे से फॉर्म में या अपनी शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखा जाए तो मैं सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये विबग्योर होगा आपका। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखिए कि वायलेट से रेड की तरफ जब हम जाते हैं, ओनली वेवलेंथ एक ऐसी चीज़ है जो कि इंक्रीज होती है, जो कि वायलेट की सबसे कम हो जाती है और रेड की सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ, ओनली वेवलेंथ एक ऐसा आइटम है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें, वेवलेंथ को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जितनी भी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्कैटरिंग, जो भी है ये, ठीक है, ये सब कुछ जो बढ़ेंगी वो आपकी रेड पे घटेंगी और वाई की आपका विबग्योर की तरफ बढ़ेंगी, यानी वी की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को एक माइंड में रख लीजिए। क्वेश्चन कोई भी आएगा सिर्फ वेवलेंथ को छोड़ के, ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपके वॉयलेट की तरफ बढ़ती हैं। इकलौता वेवलेंथ है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेड की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा माइंड में एक शॉर्ट ट्रिक में बिठा लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच कॉन्टिन्यूटी कम्स बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ताकि आपका जीएस पोर्शन एनसीईआरटी का भी कवर हो जाए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए। विच कॉन्टिन्यूटी कम्स बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो फर्स्ट है मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी, दूसरी है गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, तीसरी है लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी और चौथी है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं, यानी आपकी जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी है उसका नाम क्या है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है गुटनबर्ग। ठीक है, गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी है। ये 3 टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। सबसे पहली होती है क्रस्ट की। ठीक है, तो जो अपर क्रस्ट होता है और जो आपका लोअर क्रस्ट होता है, CRUS, थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान, मतलब मैं तो जल्दबाजी में हूँ, ठीक है, ताकि टाइम कम लगे। ये होती है मोहर डिसकंटिन्यूटी। ओके, जो उसके बाद आपका मेंटल होता है, ठीक है, और ये लोअर मेंटल, इसके बीच में होती है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है। और जो तीसरा होता है आपका कोर, यानी अपर कोर और लोअर कोर, इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है, लोअर कोर आ गया आपका, ये होती है लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में आती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज रॉन्ग वन अबाउट इंडिया। जो इंडिया के बारे में इनमें से क्या चीज़ गलत है। ठीक है, इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। परसेंटेज जो हमारा है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग वो क्या 2.6% है। परसेंटेज हमारी जो पॉपुलेशन है क्या वो 17.5% है। ये हमारा जो टोटल बॉर्डर है ना, ये आपका 15,106.7 स्क्वायर किलोमीटर है। इनमें से क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है वो बताइए।
देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है बी। ठीक है, जो ये है ना, ये 2.6 नहीं है, 2.4% है वर्ल्ड का। 2.4% ऑफ द वर्ल्ड हमारा एरिया है। ठीक है, पॉपुलेशन 17.5% बिल्कुल सही है, टोटल बॉर्डर भी इतना ही है और एरिया भी इतना है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉरी, इसमें एक चीज़ और पूछता है। ठीक है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, क्योंकि देखिए जीएस का पार्ट है, क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। पहली चीज़ ये पूछता है कि कितने स्टेट और कितने यूटीज हमारे कोस्टल हैं। तो देखिए याद रखिएगा, कोस्टल तो 9 स्टेट प्लस 4 यूटीज। ठीक है, ये हमारे कोस्टल हैं। ठीक है, ये हमारे कोस्टल हैं। दूसरी चीज़, जो हमारा टोटल एरिया है ना, इनलैंड में देखिए ये है 5422.6 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कोस्टल टच करता है हमारा, ये है हमारा आपका 7516.6 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल मिला के लगभग आपका 15,000 समथिंग पहुंच जाता है। ठीक है, तो थोड़ा माइंड में रखिएगा कि ये हमारा इनलैंड है और ये हमारा कोस्टल एरिया है। क्वेश्चन जस्ट एक पॉइंट में पूछेगा, आपको एक भी पॉइंट मिल जाए तो आप अपना आंसर प्रूव कर सकते हैं बस, इसलिए एक्स्ट्रा डिटेल्स काम आती हैं बहुत एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड टाइम लाइन नॉट पासेस थ्रू विच इंडियन स्टेट। जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कौन से इंडियन स्टेट से होकर नहीं गुजरती है। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने अपना सोच लिया होगा। देखिए ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और एपी। एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती है ये सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी 5 स्टेट से गुजरती है। एक और क्वेश्चन इसके साथ पूछता है जनरली, वो क्वेश्चन होता है कि जो लाइन ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको आप कर्क रेखा बोलते हो, ठीक है, ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है। देखिए ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसका आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको याद करने का, जो मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई हुई थी वो ये थी, गरम, ठीक है, छज्जा, यानी आप अगर गर्म छज्जे पे जा रहे हैं, यानी छत पे जा रहे हैं पे, तो आपकी आवाज़ जो होती है, आपकी चीख पुकार त्रिमी में बदल जाती है। ठीक है, गरम छज्जे पे त्रिमी, गुजरात, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से याद कर लेंगे तो ये आपके लिए ट्रिक बन जाती है। आई थिंक 2 एग्जाम में तो मैं इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ और इसी ट्रिक से मैंने वो किया है, तो इसलिए आसान तरीका है, गर्म छज्जे पे त्रिमी मैंने याद किया हुआ अपने लिए, आप भी इस तरह से चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कर्क रेखा का है, विच वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा इनमें से एक मैच नहीं कर रहा अपनी जगह के साथ, तो बताइए कि नेलोंग वैली जो है क्या उत्तराखंड में है, मरखा वैली लद्दाख में है, सांगला वैली हिमाचल में है, या यमथांग वैली सिक्किम में है। ठीक है, आप अपना आंसर कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर सांगला वैली है। ठीक है, सांगला वर्ड एक्चुअली क्या होता है, मैं खुद गलती कर चुका हूँ इस वर्ड के ऊपर, क्योंकि मराठी में सांगला वर्ड यूज होता है, सांगला मतलब बोलो समथिंग ऐसे कुछ है, तो मैंने भी ये क्वेश्चन जो है वो महाराष्ट्र के साथ गलत किया हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। इसका आंसर जो है ये हिमाचल है। ठीक है, सांगला वैली हिमाचल में है, युमथांग वैली बिल्कुल सही सिक्किम में है। इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, नेलोंग वैली उत्तराखंड में और मरखा वैली आपका लद्दाख में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्टिनेंट हैज मैक्सिमम कंट्रीज। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्री है, क्या वो एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज है। ये क्वेश्चन देखो सब एनसीईआरटी से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब, और इनको करना भी बहुत जरूरी है। इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। कैसे, देखिए बताता हूँ, अफ्रीका, इसमें 54 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद आपका आता है यूरोप, इसके अंदर आपकी 51 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद एशिया का नंबर आता है जो कि साइज में बड़ा है, इसमें 50 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, इसके अंदर 23 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद आपके साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ होती हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कंट्री और अंटार्कटिका अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस में कितनी कंट्रीज है, जनरल एक बेसिक उसमें रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट कम्स इन खरीफ क्रॉप। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, कौन सी ऐसी फसल है जो कि खरीफ क्रॉप में नहीं आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आता है और बेसिक एनसीईआरटी से निकला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप में नहीं आती है। ठीक है,
तो इसके बाद क्या वो पैडी यानी चावल है, जवार है, बाजरा है, मसूर दाल है? तो देखिए मसूर दाल इसका आंसर है, ये रबी की फसल है। ठीक है, जनरली एक क्वेश्चन कहाँ से निकला हुआ है? ये निकला हुआ है आपके एमएसपी से। ठीक है, एमएसपी में कितनी फसलें हैं? देखिए एमएसपी में टोटल 23 फसलें हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी ये क्या बोलते हैं इनको, जिनको हम दानों को खाते हैं, इनको हाँ अनाज बोल दीजिए या सीरियल्स बोल दीजिए। ठीक है, जिसमें 7 सीरियल्स हैं। ठीक है, 5 आपकी क्या बोलते हैं इनको, पल्सेस हैं, दालें हैं। उसके बाद 7 आपके ऑयल सीड है। ठीक है, ये कितने हो गए? 7 दूनी 14, 5 19, और फिर बचे 4। ठीक है, ये 4 जो हैं आपके कमर्शियल क्रॉप हैं। ठीक है, 4 आपके कमर्शियल क्रॉप हैं। अब जब 7 सीरियल्स कौन है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ। 7 सीरियल्स हो गए। 5 दालें जो होती हैं वो चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर की, ये 5 दालें हो गई आपके। और ऑयल सीड कौन से हैं? मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तोरिया, सरसों, आपका कुसुम, नाइजर सीड और तिल। ये 7 आपके तेल वाले हो जाते हैं। बाकी बचे 4 में से भी इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या है। अभी क्वेश्चन कहाँ से फंस सकता है? जो 4 आपके कमर्शियल क्रॉप है, कौन सा है? सूखा नारियल, कपास, कच्ची पटसन और गन्ना। 4 है। इन 4 में से 3 के ऊपर रेट फिक्स होते हैं। जो चौथी है जो आपका गन्ना है, ठीक है, गन्ना का एमएसपी फिक्स नहीं होता, गन्ने का एफआरपी होता है। ठीक है, एफआरपी होता है इसका, एफआरपी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है अलग से, इसलिए इसमें याद रखिएगा 23 की में से 22 की वो एमएसपी निकल जाती है। कितनी फसलों के लिए एमएसपी है? 23 के लिए है, लेकिन एमएसपी डिक्लेयर कितने के लिए होती है? 22 के लिए होती है। और जो गन्ना है उसका एफआरपी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में क्वेश्चन रखिएगा, आ सकने के चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नॉट करेक्ट अबाउट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? तो देखिए जो क्वेश्चन का ऑप्शन ये है कि आपका क्या इसके अंदर 11 वैक्सीन कवर होती हैं, डीपीटी इसके अंदर कवर होता है नहीं होता, रूबेला इसमें कवर होता है नहीं होता, या आपका जो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है ये इसमें कवर होता है नहीं होता है। क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, आप अपना आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो इसका गलत ऑप्शन है वो है आपका 11 वैक्सीन। ठीक है, 11 वैक्सीन इसमें कवर नहीं होती, इसमें 12 वैक्सीन कवर होती हैं, 12 वैक्सीन इसमें कवर होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको लाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये लाया गया था आपका 1985 में। 1985 में ये प्रोग्राम लाया गया था। और किस चीज़ के लिए लाया गया था? नेशनल रूरल, आपका जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसके अंडर लाया गया था। ठीक है, इसके अंदर 12 वैक्सीन कवर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसके अंदर आपकी टीबी की वैक्सीन कवर होती है, उसके बाद आपकी डिप्थीरिया होती है, पेर्टुसिस होती है, उसके बाद आपका टिटनस होती है, उसके बाद पॉली जो मेल्टाइसिस होता है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, डायरिया है, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस है, रूबेला है, आपका निमोनिया है, और एक निमोनिकल जो डिसीज़ है उसका जो ये 12 की 12 वैक्सीन इसके अंदर कवर की जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आता है वैक्सीनेशन का, और वैक्सीनेशन पे वैसे भी गवर्नमेंट का हमेशा ये याद रखिए जोर रहता है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट साहित्य अकेडमी अवार्ड? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए सही नहीं है? स्टार्ट इन 1954, सेकंड ऑप्शन गिवन इन 22 लैंग्वेज ऑफ शेड्यूल 8, ऑथर मस्ट बी इंडियन नेशनलिटी, है ना, या सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ये, तमिल अवार्ड गिवन टू एम राजेंद्र। ये ऑप्शन है, आप इसमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मेरा जो इसमें आंसर है, जो सही इसका मतलब जो इसमें गलत ऑप्शन दिया हुआ वो ये है आपका बी। ये 22 लैंग्वेज जो है ये शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, हमारी जो शेड्यूल 8 की लैंग्वेज है, इसके साथ साथ +1 एक इंग्लिश को भी दिया जाता है ये। ठीक है, तो यानी टोटल ये हो जाता है 23 लैंग्वेजेस में, इसलिए ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। स्टार्ट 1954 में वो बिल्कुल सही है। ऑथर जो होना चाहिए वो इंडियन नेशनलिटी का ही होना चाहिए ओनली, इसलिए ये है सही है वो। और ये सेकंड आपका लिटरेरी अवार्ड है, बिल्कुल सही है, सेकंड लिटरेरी अवार्ड है। इससे पहले जो मिलता है वो आपका ज्ञानपीठ है, साहित्य अकेडमी ज्ञानपीठ के बाद आता है। और तमिल अवार्ड गिवन टू एम राजेंद्र, बिल्कुल सही है। ये सारे ऑप्शन सही हैं इसके। इसकी लिस्ट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको दे चुका हूँ पूरी की पूरी, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका उसमें पूछा गया कश्मीरी लैंग्वेज में किसको दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन वो किसी ना किसी लैंग्वेज में पूछेगा। हिंदी हर कोई याद करता है, संस्कृत हर कोई याद करता है, पर कुछ जो अलग लैंग्वेज जो हैं उनको याद करना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए वो लिस्ट पूरी मैंने शेयर की है टेलीग्राम पे, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें एक चीज़ और जो ऐड कर देता हूँ मैं, कि जो ज्ञानपीठ है ये साहित्य अकेडमी के साथ साथ ज्ञानपीठ भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है इस बार का, यानी जो आपका
56 और 57 ये दो एक साथ डिक्लेयर हुए थे ज्ञानपीठ के, ठीक है। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है आपका, ये तो साहित्य अकेडमी हो गया। ज्ञानपीठ कौन कौन से डिक्लेयर हुए हैं? 56 एंड 57, ये दो अवार्ड दिए गए हैं। जो 56 दिया गया है, ये 56, ठीक है, ये दिया गया है आपके असमिया एक राइटर है, ठीक है, असमिया राइटर हैं आपके, उनका नाम है नीलमणि फुकान, नीलमणि फुकन सॉरी, नीलमणि फुकन है उनका नाम, फुकान गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, नीलमणि फुकन उनका नाम है। ये दिया गया है 56 असमिया में, ठीक है। 56 जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिया गया है असमिया लैंग्वेज में। और जो 57 है बताता हूँ मैं आपको, जो आपका 57 ज्ञानपीठ है, ठीक है, वो दिया गया है कोंकणी लैंग्वेज में, ये कोंकणी लैंग्वेज में दिया गया है। और किसको दिया गया है? ये दिया गया है दामोदर माउजे को, दामोदर माउजे को, ठीक है। तो याद रखिएगा 56 जो था वो नीलमणि फुकान जी को है और 57 जो है आपका दामोदर माउजे को है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक और भी है कि फर्स्ट जो आपका आप ये जो क्या बोलते हैं इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? तो ये याद रखिए फर्स्ट जो दिया गया था 1965 में दिया गया था। और किसको दिया गया था? ये दिया गया था जी शंकर करूप को, ठीक है। और मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया गया, जी शंकर करूप को मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन क्या है? कौन सा गलत ऑप्शन? प्रेजेंटली 6 लैंग्वेज में दिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ 15 से 2000 साल पुराना, मतलब इसका इतिहास होना चाहिए इस लैंग्वेज का। लिटरेरी ट्रेडिशनल, थोड़ा बहुत हम इधर मतलब जो अदर लैंग्वेज से भी ले सकते हैं समन्वय के लिए, ठीक है। या फिर जो डी ऑप्शन है लिटरेरी मराठी, रिसेंटली मराठी इज अवॉर्डेड विद क्लासिकल लैंग्वेज। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए इसमें एक ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसा किया है ताकि आपको एक में ना फंस जाएं आप कि हाँ एक मिल गया तो वही सही हो गया। 2 हैं, जानबूझ के दिया। एग्जाम में 2 का नहीं आता है, 1 आता है, लेकिन मुझे जानबूझ के देना पड़ा ताकि आपके माइंड में ये भी थोड़ा जाए। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी गलत हो जाते हैं जिसको बाद में आपको क्लेम करना पड़ता है। तो देखिए ये एक तो ये गलत है इसका, ये जो ये लिटिल बिट लिखा है ना, लिटिल बिट होता ही नहीं है। पहली बात तो जब आपकी जो लैंग्वेज जिसको आप 15 से 2000 साल पुराना बता रहे हैं वो किसी से बोरोड करके नहीं आनी चाहिए, वो अपनी खुद की ओरिजिनल ट्रांसलेट मतलब ओरिजिनल उसका हिस्ट्री हो उस बुक की, कहीं और से उसने कुछ उधार ना लिया हो, इस तरीके से इसके अंदर दिया हुआ है। प्रेजेंटली 6 लैंग्वेज, बिल्कुल सही 6 लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज है इसके अंदर? देखिए तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ठीक है। ये 6 लैंग्वेज इसके अंदर है। 15-2000 साल का इतिहास होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लिटिल बिट नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी आप बोरो नहीं करेंगे, आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए और खुद का उसका एक हिस्ट्री होनी चाहिए। और रिसेंटली मराठी इज अवॉर्डेड विद द क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए ये न्यूज़ क्यों मराठी क्यों लिखा है मैंने और कोई लैंग्वेज क्यों लिखा? क्योंकि मराठी लैंग्वेज के लिए कंटिन्यू जो मराठी मतलब महाराष्ट्र है वो संघर्ष में है कि हमारी लैंग्वेज को भी आप क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो ये इसलिए मराठी इसमें लिया हुआ है। मराठी को अब तक ये दिया नहीं गया है, हो सकता है वो मिल जाए आगे, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी इसका गलत है। तो ये 2 ऑप्शन गलत हैं इसके अंदर। दिमाग में रखेगा कि सिर्फ 6 लैंग्वेज है। दोबारा बोल देता हूँ, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बस 6 लैंग्वेज है, ओके। बाकी मैंने बताई दिया आपको क्या इतिहास होना चाहिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नॉट करेक्ट अबाउट जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। मैंने क्वेश्चन उस टाइम आपको कहा था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जा रहा है इस टाइम आपके जो एस्ट्रोनॉमी उसके अंदर। तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? इट कंडक्टिंग इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, लॉन्च ऑन 25 दिसंबर 2021, प्राइमरी मिरर कंसिस्ट ऑफ 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट और कंबाइंड प्रोजेक्ट ऑफ नासा, ESA एंड अदर एजेंसीज, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं इसके, ऑल करेक्ट हैं, ठीक है। इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ही इंफ्रारेड यूज़ कर रहा है अपने एस्ट्रोनॉमी का, बिल्कुल सही। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था क्रिसमस के दिन। 18 जो इसके हेक्सागोनल मिरर मिलके आपस में इकट्ठे होके एक मिरर बनाते हैं, ठीक है। लाइन जो लाइट आ रही है उसको इकट्ठा करके एक जगह फोकस करने के लिए उस तरीके से इसको अरेंज किया गया है।
और ये अकेला नासा का प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि नासा का प्रोजेक्ट है, नासा का नहीं है, इसमें आपका यूरोपियन और बाकी एजेंसीज भी लगी हुई हैं साथ में। देखिए ये इस टाइप का है, मैंने ये देखिए ये 18 मिरर हैं इस टाइप के, जो कि इकट्ठे करे गए हैं। 18 मिरर आपस में पूरा कंप्लीट लाइट को, जो इस पर लाइट गिर रही है उसको फोकस करके एक जगह पे डालने के लिए 18 मिरर लगाए गए हैं, और इसके थ्रू ये अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। एक वर्ष के अंदर लोकसभा कितने सत्र आमतौर पर, देखिए वर्ड यहाँ पे आमतौर लिखा गया है, ठीक है। कुछ जो जानते होंगे वो यहाँ पे गलती कर सकते हैं, जानने वाले गलती कर देंगे, अनजान वाले गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। आमतौर लिखा गया है, इसलिए दिमाग में रखिएगा। ये इसका ऑप्शन 3 में एडवांस में बता देता हूँ। 7, 5, 3, 2 नहीं है, क्योंकि जो जानने वाले हैं वो हो सकता है 2 के साथ चले जाएँ। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखिए 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने का हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, ये लिखा हुआ है इस पर रूल जो है अपने पार्लियामेंट के, उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारे सेशन होते हैं, ठीक है, सेशन हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है हमारा बजट सेशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मॉनसून सेशन, और थर्ड होता है हमारा विंटर सेशन। क्वेश्चन इनके इस पे भी आता है मंथ्स पे। तो ये तो हमारा फरवरी मार्च है, ये हमारा जून आपका जुलाई टू सितंबर चलता है, और जो ये वाला है विंटर वाला ये हमारा नवंबर से दिसंबर चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। दूसरा ये चीज़ आमतौर पे जहाँ लिख दिया मैंने, जनरली जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे 3 सेशन लिखे जाएंगे। और अगर ये पूछा जाए कि मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितने महीने का गैप हो सकता है 2 सेशंस के बीच में, तो वो 6 महीने का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत इस डेट को हुई थी। ओहो, ये इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने में गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका यहाँ पे अप्रैल है, सॉरी, इसको अगर आप वो कर दें रब, मैं यहाँ पे इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं 17 अप्रैल 1952, ठीक है। सॉरी, लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन देखनी 26 जनवरी से 15 अगस्त, और उसके बाद 17 अप्रैल 1952 या 13 मई 1952। किसको स्टार्ट हुआ था लोकसभा का पहला सत्र? तो देखिए आंसर तो यही था। ये एक्चुअली गलत इसमें ऑप्शन था, वो मैंने चेंज किया था, मैंने चेक करने के बाद। जनरली क्या है, आप अगर नेट पे सर्च कर रहे हैं, नेट पे क्वेश्चन कहीं से देख रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो दिया हुआ है 15 अगस्त 1951 दिया हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। मैंने इसको लोकसभा के साइट से उठाया है, जो लोकसभा की साइट है वहाँ से उठाया हुआ, और उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है 17 अप्रैल 1952, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारे जनरल इलेक्शन थे ये कब से कब तक हुए थे? देखिए ये भी 25, आप मंथ याद कीजिए, इतना तो डीप नहीं जाएंगे कोई भी। मैं तो डेट इसलिए लिखता हूँ ताकि कुछ लोगों को लगेगा भी डेट भी पता होनी चाहिए, और ये है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो हमारे लोकसभा इलेक्शन हुए थे उनकी डेट्स थी, इसके बीच में हुए हैं, ये टाइम था उसका होने का। उसका 17 अप्रैल 1952 से हमारा जो फर्स्ट सेशन था ये चला है लोकसभा का। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो क्वेश्चन आपके LDC इसमें भी आया था वाइस प्रिंसिपल वाले में, वो ये था, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए जो 17th लोकसभा है ना हमारी, 17th लोकसभा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वुमेन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर वुमेन है। कितनी वुमेन है इसके अंदर? इसके अंदर 78 MPs हैं वुमेन, ओके। देखिए 716 ने इलेक्शन लड़ा था MP के लिए, जिसमें से 78 ही विन कर पाई थी। और अगर परसेंटेज की बात कर दी जाए तो परसेंटेज आज की डेट में 14 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 14.4 या 14.2% के आसपास हमारी पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का इस टाइम पार्लियामेंट के अंदर, ओके। और जो हमारी फर्स्ट लोकसभा हुई थी ना, जिसके बारे में नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसमें 5% फीमेल पार्टिसिपेशन था, ठीक है। 5% फीमेल पार्टिसिपेशन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो वुमेन है वो किस लोकसभा में, तो वो 17th लोकसभा में कितनी है? 78 MP है। परसेंटेज कितना है? 14.2 है। और फर्स्ट जो हुआ था उसमें ओनली 5% थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन लेता है, कि प्रश्न ये पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा? तो देखिए सिंपल सा आंसर, इसका स्पीकर इस चीज़ को डिसाइड करता है, ठीक है, जिसको हम लोकसभा के अध्यक्ष बोलते हैं। ओहो, ये देखिए हिंदी टाइपिंग पूरी गड़बड़ हो गई है। जनरली ये क्वेश्चन देखिए मैं बताता हूँ ये किसके ऊपर था, ये जीरो हावर के ऊपर क्वेश्चन था,
कि जनरली 0 ओवर में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप का मतलब क्वेश्चन था। बट आई थिंक ये शायद से लैंग्वेज चेंज होने की वजह से गड़बड़ हो गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है, ये कटौती, हाँ याद आया, ये कटौती प्रस्ताव के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिया था कि कितने टाइप के कटौती प्रस्ताव होते हैं, ठीक है। जो कटौती प्रस्ताव होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए कटौती प्रस्ताव, ये इसका ऑप्शन था 4। कटौती प्रस्ताव 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला होता है साधारण कटौती, यानी इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा आपका क्या बोलते हैं, घटकों की कटौती। जिसको हम बोलते हैं आपका रिडक्शन इन ग्रांट समथिंग वैसे कुछ बोलते हैं, सॉरी रिडक्शन इन कंपोनेंट, यस, ये रिडक्शन इन कंपोनेंट। इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए वो क्या हुआ है। उसके बाद एक होता है, नेक्स्ट होता है आपका कंगारू कटौती, जिसको हम कंगारू के नाम से जानते हैं, कंगारू कटौती। और लास्ट हमारा गिलोटिन होता है, ठीक है, गिलोटिन कटौती। तो 4 टाइप की कटौतियाँ होती हैं बजट के अंदर। वही जनरली एक क्वेश्चन था जो कि गलत वो हो गया यहाँ पे स्पेल्ड। मैं टेलीग्राम में जो प्रोवाइड करूँगा मैं सही करके प्रोवाइड करूँगा आपको। तो बस इतना याद रखिए, कटौती कितने टाइप की होती है। कटौतियाँ 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। साधारण, घटकों की कटौती, कंगारू और गिलोटिन। गिलोटिन ये फ्रांस से निकला वर्ड है, जिसने इसको बनाया था भाई साहब ने, उसका गला इसी से काटा गया था। हिस्ट्री ऐसी होती है, घूम के वापस आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा से बिल्कुल नहीं होगा, आपका पूरे के पूरे मेंबर जो होंगे वो लोकसभा से होंगे। तो ऐसी कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति। यानी आपके एस्टिमेट कमेटी, याचिका समिति, आई थिंक एप्लीकेशन समथिंग हुआ। उसके बाद आपकी जो सार्वजनिक उपक्रम है पब्लिक अकाउंट कमेटी है। और उसके बाद सॉरी, सार्वजनिक तो आपकी हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक एंटरप्राइज वाली हो जाएगी। और लोक लेखा जो होगी वो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो जाएगी। तो इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसके अंदर सारे के सारे लोकसभा से आते हैं? देखिए इसका प्राक्कलन एस्टिमेट वही होता है, क्योंकि बजट होने के बाद जो बजट पेश कर दिया जाता है उसके बाद जो सबकी डिमांड्स आई होती हैं, ठीक है, उनको चेक करने का काम होता है, उसी को प्राक्कलन समिति करती है। 30 सदस्य ये लोग होते हैं, 30 सदस्य होते हैं इसके अंदर, 30 मेंबर्स, और 30 लोकसभा के होते हैं। ये इस टाइप की कोई समिति होती ही नहीं है। उसके बाद जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, ठीक है, ये 22 लोगों की होती है, जिसमें से आपके 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 इसमें राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति जो होती है ये भी सेम है बिल्कुल, 22, 15 आपके लोकसभा से और आपके 7 राज्यसभा से। और इंडिया की सबसे पुरानी वो है ये समिति, आई थिंक 1919 से इसका हिस्ट्री निकल जाती है। इसकी 1919 से निकलती है, इसकी 1922 से निकल जाती है शायद से इसकी हिस्ट्री। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, कहाँ शुरू की जा सकती है? राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा लेकिन लोकसभा में नहीं, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा लेकिन राज्यसभा में नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, इसका आंसर भी सिंपल है। संसद के किसी भी सदन में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो चालू की जा सकती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश के दौरान, ये देखिए सब, राष्ट्रपति का आकस्मिक अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो अगर राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश की जो नौबत आती है, उस कंडीशन पे कौन इसको, मतलब कौन उनकी ड्यूटी करता है, ठीक है। ये वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है, और आंसर भी इसका यही है, वाइस प्रेसिडेंट ही करते हैं। देखिए राष्ट्रपति अगर आकस्मिक मतलब वो करता है, मतलब अवकाश लेते हैं या एकदम से वो मृत्यु हो जाती है, तो कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो करेंगे। और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो जो वहाँ के सबसे सीनियर जो जज होंगे वो करेंगे। तो सिंपल सी लिस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है घूमने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है कि जनरली की जो रेजिग्नेशन कौन लेता है? तो देखिए राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति लेगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, लोकसभा का स्पीकर अपने जो लोकसभा का उप स्पीकर होगा उसको देगा, और उप स्पीकर लोकसभा के स्पीकर को देगा। बस ऐसे वाइस वर्सा चलता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राज्यसभा में जो हमारे नॉमिनेटेड मतलब जो सदस्य नामित किए जाते हैं उनको कितनी ही होंगी, मतलब कितने लोगों को किया जाता है? तो देखिए सिंपल है इसका, 12 सदस्यों को नामित किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? अब तो खैर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 370 हट चुका है, बट फिर भी आप माइंड में रखिएगा। देखिए इसका आंसर गोपाल स्वामी अयंगर है, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर है, इन्होंने किया था इसका तैयार।
हाँ, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ठीक है, मौलिक अधिकार की जो स्वतंत्रता की गारंटी है वो किसके अंदर मिलती है? कौन से 6 मौलिक अधिकार जो दिए हुए हैं स्वतंत्रता वाले? तो देखिए, स्वतंत्रता वाले आर्टिकल 19 में है आपके। ठीक है, आर्टिकल 19 में कौन कौन से हैं? इसमें वाक सम्मेलन संघ भ्रमण निवास वृत्ति, मैं ज़्यादा फास्ट बोल दिया, वाक सम्मेलन संघ भ्रमण निवास वृत्ति, जैसे रट्टा बजा रखा है ना वैसे ही सेम निकलता है, तो इसलिए स्पीड वो हो जाती है। तो बस इसको याद रखिएगा कि इसके अंदर 6 होते हैं, वाक सम्मेलन संघ भ्रमण निवास वृत्ति, इन चारों के, इन 6 के ऊपर आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है, और ये मौलिक अधिकारों में है, इनकी गारंटी आर्टिकल 19 देता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? ठीक है, आप किसी को मना नहीं कर सकते सिर्फ उसके जन्म, जाति, लिंग या इन सब के आधार पर। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 15 है, 45 है, 23 है, या आपका 39 है? देखिए, इसका आंसर 15 है। 15 के अंदर ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने। 15 के 2 पार्ट है, 15(1), 15(2). ठीक है, वो आप इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन, ये क्या है? देखिए ये हाँ, ये बताता हूँ ये क्यों डाला है मैंने आपको। स्लाइड्स ना ऊपर नीचे हो गई हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, आज जल्दबाजी में किया हुआ काम है। देखिए, ये तो है अनुसूचियाँ, इनको तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक आ रहा है इसमें से। पहली क्या बताती है? राज्य संघ, राज्य का जो क्षेत्र है उसके बारे में बताती है। दूसरी वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में बताती है सॉरी। तीसरी शपथ या प्रतिज्ञान। लेकिन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शपथ और प्रतिज्ञान जो आपकी जो ये शेड्यूल लिस्ट है, यानी जो कौन सी थर्ड वाली जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान है, इसके अंदर किस किस की प्रतिज्ञान होती है, शपथ होती है? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की इसके अंदर नहीं होती है, और गवर्नर की भी इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, यहाँ देखिए मेंशन भी किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो शपथ होती है वो शेड्यूल 3 में नहीं होती है, वो अलग से उनके आर्टिकल में दी हुई जो उनके साथ दिया हुआ है। ठीक है, चौथा किसका होता है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का होता है। पांचवा किसका? अनुसूचित क्षेत्रों का होता है। छठा किसका होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए है। सातवीं कौन सी है? सातवीं में हमारी जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है संघ के बीच में, राज्य के बीच में, और आपकी संवर्धित सूचियों के लिए वो आ जाता है। आठवीं में क्या है? 22 जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है वो आ जाता है। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आ चुका है पहले भी, कि कौन सी लैंग्वेज कब हुई थी। तो देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये 1992 में जो 71st अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू ऐड की गई थी। उसके बाद 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो इन 4 लैंग्वेज को ऐड किया था। ये 2004 में है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखिएगा। और सबसे पहले अमेंडमेंट में कौन सी जोड़ी गई थी? तो देखिए, 1967 में 21st अमेंडमेंट के अंदर सिंधी जोड़ी गई थी। 22 लैंग्वेज में से 14 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली आई थी। उसके बाद सिंधी जोड़ी गई 21st अमेंडमेंट से। उसके बाद आपकी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई 71st अमेंडमेंट से। और संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो जो जोड़ी गई हैं वो आपकी 92nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं, जो 2004 में आया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची में आपकी जो 9वीं अनुसूची है उसके अंदर क्या है? प्रथम संविधान संशोधन, यानी 51 जो फर्स्ट आपका अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए थे जिनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, कोर्ट भी उनमें एंट्री नहीं कर सकता। तो उस चीज़ के जो शेड्यूल बनाया गया था 9th में बनाया गया था, और इसके अंदर वो आइटम डाले गए थे। 10वीं दल बदल, ये क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया है आपका एग्जाम में 10वीं अनुसूची का। 11वीं में आपको पता है जो पंचायतों के लिए अधिकारों का होता है। 12वीं जो है आपकी, वो आपके जो शहरी निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, जिनको आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह बोलते हो, उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये जस्ट याद कर लीजिएगा। उसके अंदर ये आई थिंक शेड्यूल, ये आपका शेड्यूल 12 है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन इसके बारे में था कि स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है आजकल बहुत चल रहा है इशू, ये किस में है? तो इसलिए इसको मेंशन किया था मैंने इसके अंदर 11th में, सॉरी शेड्यूल 11th के अंदर था ये स्वच्छ और स्वच्छता। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। आपका एग्जाम टीचिंग का है तो ये क्वेश्चन तो आपका लगभग रटा होना चाहिए। तो ये 21 है। ठीक है, क्वेश्चन ये पे खत्म नहीं होता, ये 21 है। ये भी अगर 21 ये है तो आर्टिकल में तो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर सिर्फ 21 था। 21 ए तो था नहीं। तो 21A को कब ऐड किया गया? तो 21A को ऐड किया गया 2002 में, और ये अमेंडमेंट था आपका 86th अमेंडमेंट। ठीक है, 86th अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे भी जस्ट स्लाइड दिखाई थी कि निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? मैंने आपको दिखाई चुका हूँ। स्वच्छता और ये आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता किसके अंदर आता है? 11 शेड्यूल के अंदर आता है। ये आपकी 11 शेड्यूल है, इसको हटा देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपकी 11 शेड्यूल है। 11 शेड्यूल साफ साफ लिखा हुआ है स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो क्योंकि
कोरोना के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न में सबके, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में 14 आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? देखिए 14 दिमाग में क्यों बैठा बताऊंगा आपको। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसका आंसर 24 ही है। ठीक है, ये इसका आंसर है, आर्टिकल 24 करता है। मैंने एक्चुअली क्या किया है, अपने लिंक के अंदर माइंड में जो लिंक बनाया था वो इस तरीके से बनाया था कि 14 साल तक के बच्चों को मतलब ये काम करने से रोक लगाता है, और 14 रिलेट होता है, 14 पीछे 4 है तो इसमें भी 4 है, इसलिए इसको इस तरीके से लिंक किया था मैंने अपने लिए, तो वही दिमाग में बाबा आ रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है, कौन सा करता है? देखिए वही क्वेश्चन से पहले बताया था, आंसर बता चुका हूँ इसका ऑलरेडी। 86 है अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, ये 21A को ऐड करता है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का। नेक्स्ट, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुका है, लास्ट 6 महीने में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका, इसका आंसर आर्थिक आरक्षण का है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन था, अभी जस्ट इसके ऊपर हियरिंग हुई है कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो बिल, ये 103rd आपका अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और अभी जो लेटेस्ट हुआ है सबसे 105th हुआ है, जो कि ओबीसी की लिस्ट को लेके, कि स्टेट्स को पावर दी गई है ओबीसी की लिस्ट बनाने की। ठीक है, तो माइंड में रखिएगा, जो आपका 103rd अमेंडमेंट था वो किससे था? आर्थिक आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस से था। इसको तो बिल को याद रखने की जरूरत नहीं, अब तो वो बिल उस टाइम याद रखा जाता है। अभी क्या याद रखना है आपको? 103rd अमेंडमेंट, और 105th किसका है? ओबीसी का, यानी स्टेट को पावर है लिस्ट को बनाने की ओबीसी की, वो वाला है ये अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो ये हटा देता हूँ मैं, जो वोटिंग एज थी ना, लिख ही देता हूँ मैं, जो वोटिंग एज है उसको 21 से 18 में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, 21 से 18 में किया गया था, तो वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? ठीक है, वोटिंग एज को 21 से 18 साल जब किया गया था, तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? ठीक है, तो ये बस सिंपल है, ये 61st अमेंडमेंट के थ्रू हमने वोटिंग एज को हमने 21 से 18 ईयर्स कर दिया था, बस इतना याद रखिए। ठीक है, ये सिंपल सा अमेंडमेंट था। हुआ कब था ये? 1989। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था। और जहाँ पे भी मैंने चेंज करने की कोशिश की है या एडिट किया है उसको वहाँ पे गड़बड़ हो गया है वो फॉन्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश दी थी? ठीक है, क्वेश्चन है बहुत सिंपल, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, बताता हूँ आपको। आंसर आपको पता ही होगा कि स्वर्ण सिंह समिति ने दी थी मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने की सिफारिश, लेकिन ये जनरली एक तरफ से बताता हूँ मैं आपको। गठन इसका जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में ये जोड़े गए थे, ऐड किए गए थे। पार्ट जो बनाया गया था वो इसका 4A पार्ट बनाया गया था, सॉरी 4 यहाँ आएगा, 4A इसका पार्ट बनाया गया था। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? देखिए इम्पॉर्टेंट ये है, इस समिति ने जब दिए थे ना, तो इसने अपनी तरफ से 8 रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, इन्होंने 8 रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था 10 रिकमेंडेशन ऐड हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने 10 रिकमेंडेशन दिए थे, 10 नहीं 8 रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, और एक और चीज़ कही थी इन्होंने कि जो इनको अगर फॉलो ना किया गया तो उसको सजा होनी चाहिए, बट वो माना नहीं गया था उस टाइम। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, जहाँ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन क्वेश्चन के, बेसिक साइंस वालों के। क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर। जो एयर का कंपोजिशन है उसके बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है, नियोन आपका 0.002% है, रेडॉन आपका 0.00009% है, और हाइड्रोजन आपका 0.00005% है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? आप सोच लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए इसमें ऑप्शन ये वाला गलत है, सी। हमारी एयर कंपोजिशन में रेडॉन नहीं है। ठीक है, हमारी एयर कंपोजिशन में रेडॉन नहीं है, यहाँ पे जिनॉन है। ठीक है, हमारी एयर कंपोजिशन में जिनॉन है, और ये इसलिए गलत है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, रेडॉन जिनॉन में गड़बड़ हो जाती है इसलिए। बाकी जो ऑक्सीजन, देखिए पूरा बताता हूँ आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अर्गॉन, CO2, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जिनॉन, हाइड्रोजन, ये
हमारी जो गैसेस का, हमारी जो एयर है इसका कंपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो, वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एयर क्वालिटी, हम जिसको AQI बोलते हैं, ठीक है, और ये हमेशा न्यूज़ में होना रहता है, स्पेशली सितंबर अक्टूबर के बाद तो ये हमेशा न्यूज़ में ही होता है कंफर्म। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या जो ग्राउंड लेवल की ओजोन है वो इसमें आती है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जो इसके इंडिकेटर्स हैं जो कंपोज होती है कितनी गैसेज को मिला के ये, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड आती है उसके अंदर, क्या आपका NO2 आती है, क्या अमोनिया आती है इसके अंदर आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। तो देखिए इसके अंदर ये चारों ही आती हैं, ठीक है, चारों ही आती हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर और भी आती हैं। देखिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी आती है। आपकी ग्राउंड लेवल ओजोन आती है, वो लिखी हुई है, उसका PM10 आता है, PM2.5 आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, सल्फर डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है, अमोनिया आती है और लेड आती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी 8 गैसेज होती हैं जो आती हैं, यानी इसके अंदर कौन कौन सी हो चुकी है। देखिए PM2.5, सॉरी PM10 आपका है, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख दिया, उसके बाद अमोनिया है वो लिख चुका हूँ मैं, लेड है आपका PB, ठीक है। ये सारी इसके अंदर गैसेस आती हैं AQI के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि वर्ड है ये एंथ्रोलॉजी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एंथ्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन है इसका मतलब, क्या इसका मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर है, क्या इसका मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स है, या इसका मतलब स्टडी ऑफ फंगी है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एंथ्रोलॉजी जो वर्ड यूज़ किया जाता है ये स्टडी ऑफ फ्लावर्स को किया जाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स का जो होता है उसको पैलियोनोमिन बोलते हैं। क्या हो गया अपने को, पैलियोनोलॉजी बोलते हैं। स्टडी और जो बर्ड्स है इसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है मेरी। और जो स्टडी ऑफ फंगी है इसको माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसलिए डाले हैं। नेक्स्ट, विच रिलेशन इज, क्या प्रॉब्लम ये है ना, NCERT बहुत बड़ी किताब है, सब कुछ नहीं लाया सकता, लेकिन जो जो मुझे वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं लाया उठा के NCERT बुक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा रिलेशन गलत है इसमें। तो एपीकल्चर बीज के लिए होता है, ऑलरिकल्चर आपका ऑस्ट्रिच के लिए होता है, पोमोलॉजी आपके फ्रूट्स के लिए होती है, फंगी ऑफ स्टडी ऑफ फंगी किसके लिए, माइकोलॉजी के लिए होती है, अभी पीछे किया, और विटिकल्चर क्या ग्रेप्स के लिए होता है। इसमें से आप देख लीजिए कौन सा आपको गलत लग रहा है ऑप्शन। बाकी जिसका आंसर है वो ये है ऑलरिकल्चर। ऑलरिकल्चर ऑस्ट्रिच का नहीं होता, ये होता है वेजिटेबल्स का, क्योंकि सिमिलर वर्ड लग रहा था इसलिए इसको इस टाइप से लिया गया है, ठीक है। ये आ गया। एपीकल्चर बीज का होता है, बिल्कुल सही है। ऑलरिकल्चर वेजिटेबल्स का होता है, पोमोलॉजी फ्रूट का होता है, स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी का होता है, और विटिकल्चर ग्रेप्स का होता है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, अगर आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मेरे को, सॉरी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर, कि फर्स्ट टाइम जो वायरस है ना, वायरस को किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम वायरस को किसने डिस्कवर किया था, और एक लीफ के ऊपर डिस्कवर किया था उसने। तो वो अगर लीफ बताए ना बताए इतना जरूरी नहीं है, बट किसने डिस्कवर किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर बताइएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच पीक इज नॉट प्रेजेंट इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। कौन सी पीक अंडमान निकोबार में प्रेजेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए। सैडल पीक की अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है या नहीं है, माउंट डियावलो, माउंट कोयोब, माउंट थिलुअर, या सारे इसमें प्रेजेंट है। देखिए आंसर तो इसका है सारे प्रेजेंट है वहीं पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन। हुआ ये है कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो माउंट हैरियट है वहाँ का, माउंट हैरियट का नाम बदल के कर दिया गया है माउंट मणिपुर, ठीक है। माउंट पूरा एक नाम चेंज किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक थोड़ा जनरल आइडिया देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा माइंड रखने के लिए। सैडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। माउंट डियावलो जो है आपका, ये आपका मिडिल अंडमान में है। उसके बाद माउंट कोयोब जो है आपका साउथ अंडमान में है। उसके बाद जो माउंट थिलुअर है ये आपका ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में है। और जो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आपका जो क्या नाम बताया था मैंने, माउंट हैरियट, यस, जो माउंट हैरियट है जिसका नाम बदल के कर दिया गया है माउंट मणिपुर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। माउंट जो मणिपुर है ये कहाँ पे है, तो ये याद रखिए ये साउथ अंडमान में है, ठीक है, ये साउथ अंडमान में है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची ये सैडल पीक ही है यहाँ की, 738 मीटर इसकी हाइट है, इससे सबसे ऊंची चोटी यही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। साइंटिस्ट दिया हुआ और जिन्होंने उसको डिस्कवर किया उनका नाम है
हेनरल बैक्यूरेल, गामा रेज, एक्स रेज विलियम रॉन्गटन, ये उल्टा हो गया, यूवी रेज जॉन रिटर, इंफ्रारेड रेज विलियम हर्शल, शॉर्ट वेव हेनरिस हर्ट और लॉन्ग वेव मार्कोनी। तो बता सकते हैं आप इनमें, मतलब इनमें से कौन सा गलत है? इसमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है। बस एक ही चीज़ गलत है यहाँ पे, बसु जी का नाम आना चाहिए था। ठीक है, मार्कोनी का नाम नहीं आना चाहिए था। मार्कोनी जी से पहले बसु जी ने, इंडियन साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑलरेडी इसको डिस्कवर कर चुके थे। बस ये था, इंडियन उस टाइम पेटेंट के लिए इतना नहीं घूमते थे। और अगर इंडियंस ने पेटेंट करना शुरू कर दिया होता तो उस ज़माने में, तो यकीन मानिएगा आज आप राइट ब्रदर्स को ना याद कर रहे होते, आज आप इंडिया के इंडियन नाम याद कर रहे होते एरोप्लेन में भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेयर COP27 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड। ठीक है, जो COP27 क्लाइमेट चेंज है वो कहाँ पे हुई थी? तो देखिए COP27 जो हुई थी वो इजिप्ट में हुई थी, क्योंकि ये एनवायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, स्पेशली जो ये कॉप्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 27 तो इजिप्ट में हुई है, 26 जो हुई थी ग्लासगो इंग्लैंड में हुई थी, और जो 28 है जो इस साल होगी 2023 में जो कॉप होनी है इनकी, ये कहाँ होनी है? ये होनी है यूएई में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, यूएई में होने वाली है। इस टाइप से क्वेश्चन जनरली पूछते हैं जनरल्स में। उसके बाद मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेन कॉन्स्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसका है, परसेंटेज वाइज पूछा है ये। ठीक है, वो किसका है? वाटर वेपर का है, CO2 का है, आपका ओजोन का है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है वाटर वेपर है, ये लगभग 60% होते हैं, इसलिए इसका आंसर यही है। ठीक है, बाकी CO2 जो होती है वो 26% के आसपास होती है, आपका जो ओजोन होती है वो 3 से 7% होती है लगभग, और जो ये वाला होता है ये लगभग 1.5 से 2% के बीच में लगभग चलती रहती है। एक मीथेन भी होता है जो कि 4 से 9% के बीच में वेरी करता है। इस तरीके से हैं ये सारे। तो इसमें मेन तो जो आपका हमारे ग्रीन हाउस गैस के अंदर जो है कंपोनेंट क्या है, वो वाटर वेपर है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसका आंसर दीजिएगा जरूर, अपना आंसर सोच लीजिएगा। मैं इसका आंसर देखो, ICMR 1911 बिल्कुल सही, DRDO 1958 बिल्कुल सही, बार्क 1954 ये भी सही है, इसरो 1969 बिल्कुल सही है, KVS 1964 बताऊंगा, CBSE 1929, NCERT 1961, ये 4 नहीं है, ये 1963 है। ठीक है, जिसका एग्जाम देने आ रहे हैं उसकी डेट जरूर याद रखिएगा, 1963 में KVS एस्टेब्लिश हुआ था। बाकी डेट भी सारी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। जो हमारे स्टेट्स के फॉर्मेशन हुए थे उनके बारे में कौन सा सही नहीं है? आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, आपने पढ़ा होगा श्री राम पोर्टलू जी के बारे में, उनके बाद तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये निकला हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड क्या 15 नवंबर 2000 को हुआ था? क्या झारखंड 15 नवंबर 2000 को हुआ था? या तेलंगाना 2 जून 2014 को फॉर्म हुआ था? देखिए तेलंगाना और झारखंड तो बिल्कुल सही है इसके अंदर, लेकिन ये 15 नवंबर ना होकर ये 9 नवंबर है। ठीक है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था, उसके बाद 15 नवंबर को झारखंड बना था। लास्ट हमारा जो बना था ये तेलंगाना स्टेट बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, यूटी बने हैं उसके बाद JNK वाले, बट जो स्टेट हुआ था 2014 में ये तेलंगाना हुआ था। वो 13 देखिए तो पूरा क्वेश्चन ही गायब हो चुका है, क्या था दोबारा देखूंगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के ना इवेंट्स याद रखने पड़ेंगे, कौन कब हुआ है, क्योंकि ये आपकी NCERT में से रिलेटेड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन लाने का पीछे देखो, क्वेश्चन एग्जैक्टली ये फंसेगा इसकी गारंटी नहीं होती है, बट क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा डेट्स पे भी आपको फोकस करना होगा। आप जनरली जो पढ़ रहे हैं उसी टाइम पढ़ लीजिए, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं आपकी अपनी तरफ से यहाँ से प्रोवाइड कर दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैंने अपनी डायरी में मेंटेन किया हुआ, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा उनको। ओके, विच इवेंट हेल्ड फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट हुआ था? जो HRA का गठन जो हुआ था, क्या ये फर्स्ट हुआ था? काकोरी एक्शन फर्स्ट हुआ था? दिल्ली डिक्लेरेशन फर्स्ट हुआ था? या बारदोली प्रपोजल सबसे पहले हुआ था? अब आंसर सोच लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ प्लीज तब तक। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, HRA कब बनी थी? 1924 में HRA बनी थी। ठीक है, काकोरी कब हुआ था? काकोरी अगस्त 1925 में हुआ था। दिल्ली डिक्लेरेशन कब आया? दिल्ली डिक्लेरेशन देख लिया 1929 में आया था, ये तो क्लियर है। और बारदोली का जो प्रपोजल था ना, ये आपका 1922 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ था बारदोली प्रपोजल। ठीक है, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आर्य समाज। आई थिंक इसको तो कोई मतलब सबसे, इस पूरे मॉक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आंसर आपने सोच पता ही होगा आपको, दयानंद सरस्वती जी है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था तब कौन उस टाइम वायसराय था? ये भी बहुत सिंपल है, देखो लॉर्ड लिथिंगो था, ठीक है, लॉर्ड लिथिंगो ये उस टाइम के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? सबसे ज़्यादा टाइम तक इंडिया का जो नेशनल कांग्रेस थी INC, इसके प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? इसका आंसर देखो, ये तो क्या, ये कलाम जी थे या W बनर्जी थे, वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, दादा भाई नौरोजी रहे हैं, कौन रहे हैं सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक? देखो ये रहे हैं कलाम जी, अब्दुल कलाम जी सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं। उसके बाद राइट द नेम ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप महात्मा गांधी, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो पता ही होगा आपको, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है जनरली कि गांधी जी ने अपना सबसे पहला जो उन्होंने सबसे पहला अटेंड किया था वो कब किया था गांधी जी ने? मतलब जो ये क्या बोलते हैं इसको, इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी साल वाली, सबसे पहले कब अटेंड की थी? तो देखिए ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही आएगा जो 1924 में उन्होंने अटेंड की थी वही की थी। याद रखिएगा 1904 में गांधी जी ने फर्स्ट जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको अटेंड किया था। ये उनके साउथ अफ्रीका जाने से पहले की बात है, या आई थिंक बीच में कभी आए थे वो, तब उन्होंने ये अटेंड की थी। तो 1904 में उन्होंने फर्स्ट अटेंड की थी, ठीक है। हाँ, हेड किसको किया वो 1924 इसका आंसर है कि उन्होंने हेड 1924 को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्रिएटर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? इसका आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, क्या भगत सिंह जी है, रहमत अली है, या इकबाल है? ठीक है, तो इसका आंसर मोहम्मद इकबाल है, उन्हीं का लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज फेमस बाय द नेम ऑफ दीन बंधु? क्या मोहन अपना ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, क्या CF एंड्रूज थे, चितरंजन दास थे, या नन ऑफ द दीज थे? ठीक है, CF एंड्रूज जो थे इन्हीं को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एडी द सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड? इंपॉर्टेंट है बहुत। तो सॉल्ट सत्याग्रह किस साल हुआ था? ठीक है, जो नमक आंदोलन हुआ था हमारा, नमक सत्याग्रह, वो कब हुआ था? ये सन 1930 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। जो 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसको मिला है? क्या वो रजनीकांत जी को मिला है, आशा पारेख जी को मिला है, अमिताभ बच्चन जी को मिला है, विनोद खन्ना जी को मिला है, देविका रानिका जी को मिला है? ठीक है, देखिए इसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। आशा पारेख जी को 52nd मिला है, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। रजनीकांत जी को जो मिला था वो रजनीकांत जी को 51st मिला था। उसके बाद जो अमिताभ बच्चन जी को मिला था ये 50th मिला था। विनोद खन्ना जी को 49th मिला था। और देविका रानी जी जो है फर्स्ट हैं जिनको 1969 में मिला था ये दादा साहब फाइल के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण 2022? किनको इसमें से पद्म विभूषण 2022 नहीं मिला? एग्जाम में एक बार पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों को एक बार लिस्ट जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। किसको नहीं मिला है? क्या प्रभात जी को नहीं मिला, क्या राधेश्याम खेमका जी को नहीं मिला, क्या जनरल बिपिन रावत को नहीं मिला, या कल्याण सिंह जी को नहीं मिला? ठीक है, देखिए इन सबको मिला है ये अवार्ड, ठीक है, इन सबको ये अवार्ड मिला है, जिसमें आंसर सारे सही हैं। जस्ट एक आपकी नज़र में लाने के लिए ये क्वेश्चन लाया गया था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जस्ट रिसेंट हुआ है ये दिसंबर में। रिसेंटली हु बिकम द 12th महारत्न कंपनी? जो 12वीं महारत्न कंपनी बनी है इंडिया की वो कौन सी बनी है? क्या BPCL बनी है, सेल बनी है, ONGC मिली है, बनी है, या REC बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर REC है, ठीक है। इस वजह से मैं पूरी लिस्ट इसके अंदर डाली है मैंने। ये देखिए 1969 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC इसका नाम है। ये टोटल 13 कंपनियां हैं, एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा क्योंकि एक जस्ट अभी बनी है तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है विच वन इज अवॉर्डेड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022? ठीक है, तो जो इस साल का ये खेल रत्न मिला है ये किसको मिला है? क्या जो शरद कमल जी इनको मिला है, या सीमा पूनिया जी को मिला है, लक्ष्य सेन को मिला है, या सुशीला देवी जी को मिला है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर है आपका शरद कमल अंचित, ठीक है, ये इसका आंसर है। इनके बारे में आपको बता देता हूँ मैं, 2019 में इनको ऑलरेडी पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है, 2019 में पद्मश्री मिल चुका है और ये 10 बार सीनियर चैंपियन रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनको इस साल का 2022 का खेल रत्न मिला ध्यानचंद, क्योंकि अवार्ड का नाम चेंज किया उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रहता है।
तो आज की ये मॉक यहीं पे ख़त्म हुआ है। बाकी इसके नेक्स्ट मैं कंप्यूटर की मिनी मॉक लेके आ रहा हूँ, जो कि कल आपको मिल जाएगी मॉर्निंग में। मैं कोशिश करूँगा मॉर्निंग में डाल दूंगा उसको, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको कुछ और कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, या कुछ आपकी और रिक्वायरमेंट और कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए अपनी स्टडी को फोकस कीजिए। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।